हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करते हैं क्रिस बम्स्टेड की। और क्रिस बम्स्टेड गाइस इस पॉइंट पर मतलब अभी से ही लुकिंग वेरी मच लीनर और साथ में बेटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब इतने जल्दी उनको ऐसा दिखने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तक जितने भी मिस्टर ओलंपिया हुए हैं सबके टाइम पर ही हमने ये देखा कि क्रिस सिर्फ 2-3 महीने लास्ट के प्रेप करते हैं, उससे पहले काफ़ी सॉफ्ट इनकी फिजिक रहती है, इस तरह से इंटेंसिटी से ट्रेन नहीं करते हैं। बट इस बार व्हाट हैज़ चेंज्ड, इस बार क्या बदल गया है मैन। इस बार इतना ज़्यादा फोकस हो गया, क्रिस अभी से ट्रेन कर रहे हो, देखो कितने ज़्यादा इंक्रेडिबल, ही इज़ लुकिंग ऑलरेडी इन शेप राइट नाउ। तो किस वजह से? क्योंकि इस वक्त गाइस क्रिस जानते हैं कि इस टाइम सिर्फ एक रामोंडिनो ही उनके पीछे नहीं आ रहे हैं। नो नो नो, इस टाइम एवरीबडी इज कमिंग फॉर हिम। इस बार टेरेंस रफीन इज गोइंग टू बी वे डैम इम्प्रूव्ड। अपना पूरा वेट कैप यूटिलाइज करने के बाद वो आएंगे। इनफैक्ट अभी कितना अच्छा ऑफ सीजन जा रहा है उनका, आप देख रहे हो, इतने ज़्यादा बल्कि इतने ज़्यादा मसल मास होल्ड करते हुए टेरेंस रफीन को हमने काफ़ी लंबे टाइम से नहीं देखा। अपनी हर एक चीज़ जो वो यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे वेट कैप बोल लो, शेप बोल लो, एस्थेटिक्स बोल लो, पोजिंग बोल लो, हर एक एस्पेक्ट को वो फिक्स करके आने वाले हैं। साथ में रामोंडिनो मैन इस वक्त एक घायल शेर की तरह है। रामोंडिनो 2 साल तो उन्होंने क्रिस को फाइनल कॉल आउट में एक टक्कर दी है और लास्ट टाइम तो बहुत अच्छी बैटल रही उनकी क्रिस बम्स्टेड के साथ। बट इस बार जैसा उनके साथ हुआ है, वेजली से वो आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में हार गए। तो मैन इस वक्त रामोंडिनो बहुत ही अलग जोन में है और जिस तरह वो ट्रेन कर रहा है ना, बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल भी उनको कम आंकना गलत है। क्योंकि जिस तरह की इंप्रूवमेंट्स उन्होंने लास्ट टाइम दिखाई थी, मतलब खुद एक जज ने बोल दिया था कि क्रिस को फर्स्ट टाइम किसी ने इन अ वेरी लॉन्ग टाइम एक पोस्ट के अंदर हराया है। मतलब देख रहे हो आप कितनी बड़ी बात है ये। और अब उस बंदे को किसी और ने हरा दिया। और तीसरे जो आने वाले हैं वो हैं वेस्ली विजर्स। मैन इनकी तो दोनों विक्ट्रीज आप जानते हो कितनी इंक्रेडिबल रही हैं। कहाँ से ये आए 6-7 प्लेस से, उसके बाद सबको बीट करते हुए, सीधे रामोंड को बीट करते हुए आर्नोल्ड क्लासिक जैसा टाइटल जीत लिया, जिनके बारे में कोई सोच नहीं रहा था। इनफैक्ट उन्होंने खुद सोचा था कि मैं अपनी 1-2 प्लेसिंग्स अप कर लूँगा ताकि मुझे आगे जाकर हेल्प मिले। बट जो हुआ वो आप सबके सामने है। तो क्रिस इसीलिए अभी से इतने ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी से ट्रेन कर रहे हैं, इतना अच्छा शेप मेंटेन कर रहे हैं, बिकॉज ही नोस कि इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और रामोंडिनो वाला जो अपसेट हमने देखा इस बार, एक्चुअल में गाइज ये आप चाहे ना मानो, मैं भी नहीं मानूंगा इस चीज़ को कि क्रिस को बीट कर सकते हैं वेस्ली अभी इस पॉइंट पर। बट एक उनके माइंड में तो आ गया होगा अपनी तरफ से चैंपियन मेंटालिटी वाली चीज़ की यस मुझे अपना 100% देना है और किसी भी अपसेट का कोई भी चांस नहीं देना। तो वही क्रिस इस वक्त कर रहे हैं। इनके जेनेटिक्स, इनके शेप, इनकी डेडिकेशन और इनके क्लासिक स्ट्रक्चर के साथ में जब इनके साथ हैनी भी हैं, तो मैन क्रिस इज़ एन इमूवेबल माउंटेन। यस गाइज, अगर ये सारी चीज़ें मिल जाएं और वो भी इतने पहले से, इतने ज़्यादा टाइम के होते हुए, तो क्रिस को बीट करना जो पहले से ही बहुत मुश्किल था इज़ गोइंग टू बी इनक्रेडिबली मोर डिफिकल्ट। तो मुझे नहीं लगता क्रिस को कोई बीट कर सकता है। ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। इनफैक्ट आप बताओ कि आपको लगता है थोड़े से भी चांसेस लगते हैं कि इस बार, क्योंकि देखो क्रिस की फिजिक अब वैसी नहीं रही बिल्कुल अल्टीमेट वाली, क्योंकि क्रिस को कई सारी इंजरीज हो चुकी हैं। हम पहले देख चुके उनके बाइसेप टीयर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमने देखा उनके लैट्स में इंजरी हो गई। तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं क्रिस के साथ। फिजिक एक तरह से टोल ले रही है उनके पूरी प्रेप्स का, उनके सारे वर्कआउट्स का एंड एवरीथिंग का। तो इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा फील आता है। बट यस, मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूँ इस चीज़ को, ना ही मुझे लगता है कि आप में से कोई भी मानेगा कि इस वक्त क्रिस बम्स्टेड को कोई बीट कर सकता है। बट एनीवेज गाइज, अगर हम बात करें उनके कंपेटिटर की, इस वक्त ऑन पेपर जो सबसे बड़े कंपेटिटर है राइट नाउ वेस्ली विजर्स की, तो वेस्ली भी अभी फीबो का जो इवेंट था जहां पर सारे टॉप के बॉडी बिल्डर्स गए हुए थे, वहां पर वेस्ली विजर्स भी थे। वहां पर इन्होंने थोड़ा सा पोस्ट डाउन करा एंड मैन ही लुक नट्स। मतलब एक ऑफ सीजन शेप में इस वक्त ये अपनी मसल मास इंक्रीज करने में लगे हैं, सारे वेट कैप को यूटिलाइज करने में लगे हैं। उसके बाद भी गाइज, उसके बाद भी इनका शेप इतना इंक्रेडिबल लग रहा था। सारे जो फाइबर्स वगैरह आते हैं इनके शोल्डर्स पे, इनके आर्म्स पे, अभी भी विजिबल थे। मतलब आप समझ रहे हो, जब बंदा ऑफ सीजन में जाता है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। जबकि वेस्ली तो काफ़ी ज़्यादा ना बिगर लग रहे थे, बिकॉज प्रॉपर एक ऑफ सीजन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद भी ये सारी लाइन्स, ये सारा शेप, ये सारे स्ट्राइक्शंस उनके विजिबल थे। एंड मैन पीपल वर लविंग हिम मैन, एवरी वन वॉज लविंग हिम। मतलब बहुत ज़्यादा इनकी फिजिक को, इनको एज अ पर्सन, बिकॉज ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ही इज़ अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, और इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा पसंद करा जा रहा है। लोग दीवाने हो रहे थे वेस्ली विजर्स के वहाँ पर। एंड उसी प्यार को जस्टिफाई करने के लिए वेस्ली इज़ वर्किंग लाइक अ मशीन गाइस, यस, विथ नो ब्रेक्स। कोई ब्रेक इन्होंने नहीं लिया, 1-2 दिन की छुट्टी पे भी नहीं गए, सीधे एक आध मील लिया, उसके बाद फॉरन बैक टू द जिम। यस, ही इज़ बीन वर्किंग आउट कंसिस्टेंटली, अपनी अपडेट्स दे रहे हैं। यूट्यूब पे वीडियो इनके रेगुलर हो गए पहले से कहीं ज़्यादा, बिकॉज गाइस ही नोस कि अपने मोमेंटम को बनाए रखना है। ये जो पब्लिक की तरफ से सपोर्ट मिल रही है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने मोमेंटम को बनाए रखने के लिए, लोगों के सामने बने रहने के लिए। क्योंकि देखो, चाहे आप कुछ भी बोल लो, बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट के साथ साथ एक बिजनेस भी है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर गाइस कहीं ना कहीं रामोंडिनो वही मिस्टेक रिपीट कर देते हैं
जो हार्डी चुपन करते हैं। हार्डी चुपन पूरी तरह से जीतने के बाद गायब हो गए थे। अब देखो रमोन डिनो भी क्या कर रहे हैं। रमोन डिनो भी सेकंड प्लेस पे आने के बाद इतनी ज़्यादा अपडेट्स वगैरह नहीं देते, इतना ज़्यादा ना प्लेसेस अटेंड नहीं करते, पॉडकास्ट अटेंड नहीं करते, और इस वजह से उनको दिक्कत आएगी इस चीज़ के लिए। प्लस ही डज नॉट नो इंग्लिश एज वेल। तो वही हार्डी वाला सीन काफ़ी ज़्यादा रमोन के साथ भी है। जबकि डेरेक को आप देख लो, हर चीज़ को कैपिटलाइज करते हैं। वही वेस्ली, ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग हिज बेस्ट, हर चीज़ में बने हुए हैं। जहाँ पर भी मौका मिल रहा है ना, ही इज़ गोइंग देयर, अपनी प्रेजेंस वहाँ पर दिखा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं जितना हो सकता है। और यही अप्रोच रमोन डिनो को भी फॉलो करनी चाहिए। काफ़ी हद तक वो ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ को फॉलो करने का, लेकिन बीच बीच में ना वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। जबकि वेस्ली के साथ बोलो, डेरेक के साथ बोलो, या फिर क्रिस के साथ। इनफैक्ट क्रिस के साथ आप जानते हो ना कितनी स्ट्रांग बात है, कितने बड़े एम्बेसडर हैं वो बॉडी बिल्डिंग के इस वक्त। इसीलिए गाइस, क्योंकि पीपल इंटरेक्शन उनका सुपीरियर लेवल पर है, एक्सट्रीम लेवल पर। आई थिंक इतना ज़्यादा ज़बरदस्त पीपल इंटरेक्शन अभी तक किसी और बॉडी बिल्डर का नहीं रहा जो इतना ज़्यादा नॉर्मल ऑडियंस से कनेक्ट कर पाए। तो वही गाइस, वेस्ली वैसे इस वक्त सोच तो रही नहीं होंगे कि क्रिस को बीट करना है। ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू बी हिज बेस्ट, अपने बेस्ट वर्जन के साथ स्टेज पर आना चाहते हैं। और वेस्ली को मेरे हिसाब से करना भी इस साल तो इसी चीज़ पे फोकस चाहिए कि रमोन डिनो को दोबारा से बीट करना है। बिकॉज रमोन से सामना उनका 2 बार नहीं हुआ, 1 बार हुआ है सिर्फ ओहायो में, उन्होंने वहाँ बीट कर दिया। अब इस चीज़ को उनको सॉलिडिफाई करना है कि मैन यस, मैं ही हूँ सेकंड प्लेसर, और मैं एक्चुअल में क्रिस के बाद इस टाइटल का सबसे बड़ा दावेदार हूँ। तो इसके लिए रमोन को दोबारा बीट करना होगा। वैसे रमोन के लिए चीज़ें ज़्यादा डिफिकल्ट होंगी बिकॉज ही इज स्ट्रेस्ड आउट। सच में, ये आप मानो या ना मानो, क्योंकि देखो रमोन को अपनी प्लेस वापस लेनी है। वेस्ली तो उनको बीट कर चुके हैं, अब रमोन के लिए है ये माउंटेन कि भाई वेस्ली को बीट करके फिर से सेकंड प्लेस पर वो क्रिस तक पहुँचना है। तो इसीलिए गाइस, वेस्ली के लिए फिर भी एक चिल मूवमेंट है, ये अपना बेस्ट देकर ट्राई करेंगे और उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे इस चीज़ का ये। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप मुझे बताओ कि आपको लगता है मिस्टर ओलंपिया में इस बार वेस्ली फिर से रमोन डिनो को बीट कर देंगे, या फिर रमोन डिनो फिर से ऊपर आ जाएंगे और क्रिस के साथ फाइनल कॉल आउट में फिर से थर्ड टाइम आएंगे। बाकी टेरेंस रफिन को भी बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, द वे ही इज इंप्रूविंग मैन। इस बार टेरेंस का एक अलग ही पैकेज हमें देखने को मिलने वाला है। लास्ट ईयर उन्होंने इंप्रूवमेंट कर ली थी अपनी प्लेसिंग में, और इस साल मुझे लगता है वो और भी ज़्यादा कर लेंगे। बाकी अब चलते हैं इस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है डेरेक लंसफर्ड की। और डेरेक लंसफर्ड मैन, फीबो के इवेंट में सारे टॉप बॉडी बिल्डर्स थे, वहाँ पर डेरेक लंसफर्ड भी गए थे, एंड ही हैड सम ग्रेट मूवमेंट्स। मतलब वहाँ पर ये जे कटलर से भी मिले, उनके साथ इन्होंने पोस्ट डाउन भी करा और काफ़ी ज़्यादा फैंस के साथ इंटरेक्ट भी करा, फोटोज़ भी क्लिक करवाए। तो अगर आप बोलोगे कि मैं डेरेक का हेटर हूँ, मैन ऐसा कुछ नहीं है। जो दिखता है वही मैं बताता हूँ। आप लोग भी इस बारे में कमेंट करते हो, अपनी ओपिनियन देते हो कि कौन कैसा लगता है, कौन कैसा नहीं लगता। तो मैं डेरेक के बारे में तो मैं यही बोलूँगा कि आप यहाँ पर अगर देखोगे तो जे कटलर के साथ में फ्रंट डबल बाइसेप पोज वगैरह हिट कर रहे थे, तो इनका शेप एंड एस्थेटिक्स एवरीथिंग वाज सुपर डायल्ड इन। मतलब सब चीज़ें अच्छी लग रही थी, बट कंडीशन देखो मैन, यहाँ पर जे कटलर की, जो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सालों से कम्पीट नहीं कर रहे हैं, उनके आर्म्स की कंडीशन डेरेक के आर्म्स की कंडीशन से ज़्यादा बेटर है। अब मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, हमारे मिस्टर ओलंपिया का जो है वो है, लेकिन जो आपकी आंखों के सामने वो तो आप देख सकते हो ना, कंडीशन में डिफरेंस, आर्म्स की कंडीशन, सेपरेशन। डेरेक के आर्म्स अभी भी देखो कितने ज़्यादा सॉफ्ट साइड पर लग रहे हैं। तो मैन ठीक है, चलो वो कम्पीट नहीं कर रहे हैं। मैन ये तो कब से कम्पीट नहीं कर रहे हैं। अब चलो जस्टिफाई करने को तो आप लोग कुछ भी जस्टिफाई कर ही दोगे, जो फैंस हैं वो तो बोलेंगे ही, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। हर किसी का जो फ़ैन होता है वो ऐसे ही बोलता है। बाकी अब अगर मैं आगे बात करूँगा तो डायरेक्ट ना यहाँ पर अभी क्रैबी मोस्ट मस्कुलर पोज हिट कर रहे थे हैनी के साथ में, एंड मैन इनके लेग्स आर लुकिंग सुपर इंप्रेसिव, सुपर प्रॉमिसिंग। लेग्स में डेफिनेटली इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी हैं, काफ़ी ज़्यादा अपनी कॉर्ड्स को, हैमस्ट्रिंग को इन्होंने ट्रेन करा है, और वो चीज़ विजिबल है। कॉर्ड्स की सेपरेशन, कॉर्ड्स की डेवलपमेंट, सब चीज़ पता लग रही है यहाँ पर। बट डायरेक्ट का मोस्ट मस्कुलर मैन आई कुड नेवर लाइक, मुझे कभी भी इनका मोस्ट मस्कुलर ना समझ नहीं आता। इतने ज़्यादा फ्रीकी, इतने ज़्यादा मैसिव ये नहीं लग पाते इस पोस्ट के अंदर। आई डोंट नो वाई, क्या चीज़ है। लेकिन हाँ, अब ये स्टेट्स में वापस आ गए हैं, सारे इवेंट्स इनके खत्म हो गए हैं। अब आई थिंक इनका कोई भी इवेंट नहीं है, अब इनका पूरा फोकस ट्रेनिंग पर ही रहेगा, इंप्रूवमेंट्स करने पर ही रहेगा, एंड ही इज़ गोइंग टू ट्रेन मोर सीरियसली। तो शेप एंड एवरीथिंग लुकिंग डिसेंट इनफ, यहाँ पर अच्छी लग रही है इनकी शेप वगैरह। और जबकि इन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक वगैरह किसी में कम्पीट नहीं करा, उसके बाद भी अपने शेप को इन्होंने ख़राब नहीं करा, वो सब वहीं पर है। लेकिन वही बात है, अभी तक वो आर्म्स में सेपरेशन या फिर हमें शोल्डर्स वाली सेपरेशन, चेस्ट की स्ट्राइशंस वगैरह सब विजिबल नहीं है। अब आई रियली होप कि इस बार ये ले आए और लोगों के मुंह बंद कर दें, बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम कुछ बोल नहीं सकते, सिर्फ टाइम ही हमें बताएगा इस बारे में। बाकी अब चलिए नेक्स्ट अपडेट पर गाइस, तो वो है सैमसन डॉडा की। तो सैमसन यहाँ पर आर्नोल्ड क्लासिक के 4 वीक्स बाद की अपडेट हमें शो कर रहे हैं, अपनी फिजिक प्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैन देख लो आप, जैसे हार्डी है ना वैसे ही इन्होंने भी बताया कि ये भी ऑफ गियर है, मतलब सिर्फ टीआरडी यूज करना है, पूरी तरह से अपनी बॉडी को रिकवर कराने में लग गए हैं। और बहुत ही अच्छी अप्रोच है, क्योंकि सैमसन भी हार्डी की तरह ही मैन बहुत लंबे टाइम से कम्पीट कर रहे हैं। इनफैक्ट हार्डी से भी ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं, खुद को पुश कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से अपनी बॉडी को स्ट्रेस में रखा हुआ है। बहुत ही अच्छी अप्रोच है, थोड़ा सा टाइम मिला, अब रिकवर करने दो, इसको हील करने दो। अभी आपने कोच भी डिसाइड नहीं करा है। तो अभी इन्होंने ये बताया रिसेंटली कि अभी 1 महीने और, यानी कि 1 महीना और ये कंटिन्यू करने वाले हैं इसी ऑफ सीजन को, इसी ऑफ गियर वाली चीज़ को। यहाँ पर ये रेस्ट और रिकवर वाला पीरियड ज़्यादा रहेगा, ट्रेन उतनी इंटेंसली नहीं करेंगे ये। और आई थिंक यही रीज़न है कि हंटर लब्राडोर
के साथ जो अभी इनकी गेस्ट पोजिंग हुई थी वहाँ पर थोड़ी सी डिट्रॉय प्रो में, वहाँ पर ये थोड़े स्मॉलर साइड पर लग रहे थे और सॉफ्ट साइड पर। तो जस्टिफाइड रीज़न है कि आप ऑफ गियर हो, सिर्फ TRT यूज़ कर रहे हो, तो फिजिक में चेंज तो आएगा मैन। जब आप इतनी सारे हैवी कंपाउंड यूज़ कर रहे हो तब आपकी फिजिक अलग ही प्रेजेंटेबल लगेगी। बट एनीवेज गाइज, सैमसन डॉडा ने अभी कोच भी डिसाइड नहीं करे, तो 1 महीने बाद जब ये वापस से दोबारा उसी जोन में आएंगे, जब ये गियर वगैरह यूज़ करने लगेंगे प्रॉपरली, पूरे ट्रेनिंग के मोड में आ जाएंगे, उस वक्त अपने कोच डिसाइड करेंगे। एंड आई थिंक दैट्स अ गुड टाइम जब ये बैठ के डिसाइड कर सकते हैं, अभी सोच सकते हैं इस बारे में किसके पास जाना चाहिए। बट एक चीज़ तो है मैन, पूरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री और सारे कोचेस वगैरह ना इस वक्त लोग इनको काफ़ी ज़्यादा हेट कर रहे हैं। अब काफ़ी हद तक ये जस्टिफाइड भी है, बिकॉज आपने ऐसा करा ना माइलोस के साथ, मतलब आपने अपने हाफ ऑफ द फैंस खुद ही अपनी तरफ से अगेंस्ट कर दिए। अब वो कैसे करें मैन, जब आप देखो खुद ही सोचो, कोई भी कोच आपके साथ कैसे काम करना पसंद करेगा आने वाले टाइम में, या किस तरह से सिचुएशन को लेगा, जब वो खुद जानता है कि माइलोस के साथ आपने क्या करा है। उनसे ट्रेनिंग ली और बाद में अपनी वाइफ का नाम दे दिया कि भाई वाइफ ट्रेन कर रही थी, माइलोस तो ट्रेन नहीं कर रहे थे। सारी चीज़ें माइलोस ने सिखाई और वाइफ ने उनकी सीख के वो उसी तरीके से उन्हें ट्रेन करा, उन्हें प्रेप करवाई, और बाद में बिल्कुल थैंक यू नोट भी तब डाला जब बहुत ज़्यादा उनको बैश करा गया, हर तरफ से बातें सुनने को मिली, हर पॉडकास्ट में उनके बारे में बात हुई और गुस्सा दिखाया लोगों ने, बड़े बड़े लेजेंड्स ने, तब जाके उन्होंने एक थैंक यू नोट डाला माइलोस को। नहीं तो उन्होंने सिर्फ मैसेज कर दिया था कि भाई अब हम साथ में वर्क नहीं करेंगे, टाटा ऐसे ऐसे। तो ये चीज़ अच्छी नहीं थी और फैंस इसीलिए बहुत गुस्से हैं, और ये चीज़ बनती भी। आई थिंक अपनी जो इतनी ज़बरदस्त उनकी हाइप बन रही थी ना, उन्होंने काफ़ी हद तक खुद ही ख़राब करी, अपनी रैपो ख़राब करी इन्होंने बहुत ज़्यादा। बाकी अब अगर हम चलें नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है एरिन बैंक्स की। और एरिन बैंक्स के अपडेट्स और उनके कैप्शंस फिर से तीर की तरह जो आते थे ना पहले, वो फिर से वापस आ गए। अब बहुत अच्छे कैप्शन डाल रहे हैं। बट सबसे पहले गाइस, इनका ये अपर चेस्ट देखो कितना इंक्रेडिबली डेवलप्ड है, कितना फुलर लग रहा है, कितना पम्प्ड अप लग रहा है। अब चलो ठीक है, इन्होंने चेस्ट के वर्कआउट के बाद इसे पोस्ट करा होगा, उसके बाद भी गाइस, उसके बाद भी जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो विजिबल हैं, पता लग रहा है कि हाँ इंप्रूवमेंट्स काफ़ी हद तक कर ली गई हैं। आप इनकी विद देखो, यहाँ पर चेस्ट देखो और आर्म्स देखो, तीनों एरिया बहुत ज़्यादा इंप्रूव हैं। और कैप्शन में ये एक जगह पे तो ये बोल रहे हैं कि गो बी हिम नाउ, मतलब दोबारा से वो इंसान बन जाओ, नो टर्निंग बैक। अब पीछे मुड़ना नहीं है बिल्कुल भी, अब आगे जाना है सिर्फ और सिर्फ। और इस बार आई एम गिविंग माई 1000%। तो ये कह रहे हैं कि मैं अपना 1000% दे रहा हूँ, बिकॉज आप जानते हो 100% इनका वर्क नहीं करे, तो अब इनको 1000% ही देना पड़ रहा है। बाकी और खुद ही सेइंग की फोकस था इनका अपर चेस्ट और आर्म्स पर डेवलपमेंट करना, और वो मैंने करी है। बाकी आप बताओ क्या लगता है आपको इस बारे में। तो मैन मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है। 16 वीक्स आउट हैं, आई थिंक 15 वीक्स आउट हैं, दुबई प्रो से ही है, वहाँ पर ये कम्पीट करने आने वाले हैं। वहाँ देखो कायरन होल्डन भी होंगे और आई थिंक ब्रेंडन हेंड्रिक्सन भी होंगे। और कायरन को अगर इन्होंने बीट कर दिया, एक इम्प्रूव्ड पैकेज के साथ ही आए, तो मैन वापस आ जाएंगी सारी चीज़ें और मिस्टर ओलंपिया के दावेदार बन जाएंगे। बिकॉज अगर मैं आपको याद दिलाऊंगा इस, तो रायन टेरी, आपको याद है रायन टेरी ने लास्ट ईयर कैसे इंप्रूवमेंट्स करी थी अपनी बैक पर। रायन ने अभी रिसेंटली एक अपडेट डाली और उसके अंदर बताया भी कि अपनी बैक पर स्पेसिफिकली ही फोकस्ड, अपनी बैक पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस करा था पिछले पूरे साल। वर्कआउट प्लान वगैरह भी ना इसी तरह से डिज़ाइन करे थे, इसी तरह से प्रोग्राम करे थे, और उसके बाद इंप्रूवमेंट्स करी, और उन्हीं इंप्रूवमेंट्स ने इनको ओलंपिया भी जिताया, और साथ में न्यूयॉर्क प्रो जो इससे पहले हुआ था, जिसके थ्रू आई थिंक ये क्वालिफाई हुए थे, वो भी जितवाया। तो अगर ये रायन टेरी कर सकते हैं एक साल में इतनी ज़बरदस्त सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स अपनी बैक पर, आप देखो कितनी ज़बरदस्त बैक इनकी लग रही है। तो मैन एरिन के जेनेटिक्स को आप तो जानते ही हो कितने सुपीरियर हैं, मतलब इतनी अच्छी एज में जो इनसे रायन टेरी से तो काफ़ी बड़े हैं, उसके बाद भी इनके जेनेटिक्स, आप इनकी बैक की डेवलपमेंट देख सकते हो। तो अगर एक मसल पे ये फोकस करें तो मुझे एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है कि एरिन मैक्स भी इसी लेवल की इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा ही कर सकते हैं। उनके पास वो विथ है, उनके पास वो स्कोप है। बाकी रायन टेरी की अपडेट देख के मैन मज़ा आ गया, इतनी ज़बरदस्त इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी है लास्ट ईयर, और एब्सोल्युटली डिजर्व करते थे ये जीतना, क्योंकि इनको हमेशा कुछ ना कुछ फीडबैक मिलता था, उस पर काम करके आते थे। लास्ट ईयर इन्होंने एक्चुअली डिसाइड करा कि मैं नहीं, अपनी बैक पर मुझे बहुत हैवीली काम करना है, और इन्होंने करा, और उसके बाद और ज़्यादा इनकी फिजिक ना बैलेंस हो गई, बिकॉज फ्रंट तो इनका बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था ऑलरेडी, अब बैक को भी इन्होंने उसी लेवल पर पहुंचा दिया, तो बन गए ना अनबीटेबल, और वो चीज़ उनको मिल गया। बाकी ये साल रायन टेरी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज मुझे एरिन खतरनाक तो लग रहे हैं। बाकी ये देखने में ही पता लग गया दुबई प्रो में कि क्या होता है, लेकिन हाँ एरिन बैंक्स को बिल्कुल भी कम आंकना गलत है मैन, इंप्रूवमेंट्स बहुत अलग ही कर रहे हैं। चेस्ट तो इनको देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है, मतलब बिल्कुल फटने को तैयार है। तो एनीवेज गाइस, बाकी और भी अपडेट्स हैं, लेकिन वो मैं कल के वीडियो में कवर करूंगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। और मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि क्या मैं इंडियन एथलीट्स को भी कवर करना स्टार्ट करूँगा इसी चैनल पर। अगर आपको लगता है मुझे उनके बारे में भी ओपिनियन देनी चाहिए, उनको भी कवर करना स्टार्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ कॉमेंट्स में आप बताओ, उस पर आई विल डेफिनेटली वर्क। बाकी थैंक यू, बाय बाय।